जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे ऑफिशियल स्टडी अड्डा से एक एक्सप्रेस सीरीज चलाई गई है जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए है दोस्तों। उसमें हम जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आज देखने वाले हैं दोस्तों क्षमा चाहूँगा आप लोगों से कि डेली क्लास नहीं ले पाते हैं दोस्तों। बस 1-2 दिन की बात और है दोस्तों। फिर उसके बाद से प्रतिदिन क्लास प्रैक्टिस सेट आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन दोपहर के 12 बजे आपको ज़रूर एक प्रैक्टिस सेट पे हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। बस 1-2 दिनों की और बात है दोस्तों। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जितने लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों, सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को दोस्तों, जिससे उनको भी लाभ हो सके दोस्तों। तो आइए आज का मोटिवेशनल थॉट है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है हमारा मोटिवेशनल थॉट दोस्तों। फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मोटिवेशनल थॉट है आज का, कह रहा है हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा दोस्तों। तो आप लोग डटकर तैयारी कीजिए दोस्तों, सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। आइए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न और पहला प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न देखिए आज की प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का दोस्तों पहला प्रश्न है। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। मेरा पहला प्रश्न दोस्तों कह रहा है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों। सभी लोग दोस्तों नोट्स ज़रूर बनाएं, एक एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखें दोस्तों, क्वेश्चन भी नोट कर लें क्योंकि ये आपकी परीक्षा में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा दोस्तों। देखिए 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है तो दोस्तों अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, डेविड धवन या जावेद अख्तर को। तो दोस्तों जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है हमारे डेविड धवन को। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेविड धवन को दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। आइए इसके बारे में देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का 69वां संस्करण गुजरात में आयोजित हुआ दोस्तों। यह संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ अगर पूछ ले क्वेश्चन में तो ये गुजरात में। और कौन सा संस्करण था, ये था 69वां दोस्तों। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डेविड धवन जन्म राजिंदर धवन 16 अगस्त 1951 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था और हिंदी फिल्मों के एक भारतीय निर्देशक हैं दोस्तों ये। और धवन परिवार के सदस्य, उन्होंने 42 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया दोस्तों। ये जो डेविड धवन थे दोस्तों, इन्होंने 42 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना है दोस्तों। तो वह कौन सा अधिनियम है दोस्तों। तो आप लोग देखिए ऑप्शन है भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, वेतन भुगतान संशोधन अधिनियम 2017, नागरिकता अधिनियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है दोस्तों, यह श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों कह रहा है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न है ये कहाँ किया जाएगा या किया गया दोस्तों। तो ऑप्शन है राजस्थान, अबू धाबी, दुबई, गुजरात। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कहाँ पे किया जाएगा ये संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024। तो दोस्तों ये किया जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं ये क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों आप क्या कह रहा है भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के
बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक आयोजित हुआ है दोस्तों। कब से कब तक हुआ दोस्तों? तो 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन हुआ है दोस्तों। किसका? डेजर्ट साइक्लोन 2024 का। किसके किसके बीच? तो संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच ये एक सैन्य अभ्यास है दोस्तों। डेजर्ट साइक्लोन 2024 के तहत संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों सहयोगी सैन्य शक्तियों के बीच अंत अंत अंतर संचालनीयता को बढ़ाना दोस्तों इसका उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था दोस्तों? अंतर संचालनीयता को बढ़ाना दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न नंबर 4 दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों? आपको प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, फिर ऑप्शन देखना है दोस्तों। देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधान सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव का एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों। क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति 5 वर्षों तक पद पर रहता है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किन 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज हासिल कर लिया है दोस्तों? ऑप्शन देखिए दोस्तों, गोवा, तेलंगाना, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। गोवा, पुदुचेरी, तेलंगाना, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, दिल्ली, अंडमान और निकोबार। तो दोस्तों ऑप्शन है दोस्तों देख लीजिए, फिर उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्रश्न है जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किन 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज हासिल कर लिया है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा और पुदुचेरी। दोस्तों इन 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज हासिल कर लिया है। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, गोवा और पुडुचेरी दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 दोस्तों देखिए, आप लोग इसका उत्तर दोस्तों कमेंट में बताइए। आप लोग दोस्तों, आपको कुछ समय मिलेगा दोस्तों, आप लोग बताने की कृपा करें दोस्तों। देखिए एक प्रश्न पूछ रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 124, 118, 102, 106। दोस्तों मैंने इसलिए कहा है कि आप लोग बताने की कृपा करें, क्योंकि जितने लोगों को पता है दोस्तों वो लोग भी कमेंट नहीं कर रहे हैं दोस्तों। आंसर का कमेंट उन लोगों को करना चाहिए जिसको उत्तर पता हो दोस्तों, जिससे सबको पता हो दोस्तों, जिसको पता हो दोस्तों वो लोग कमेंट करें, शर्माएं ना दोस्तों, अपना उत्तर कमेंट करें। अगर गलत होगा तो दोस्तों आपको सही जानकारी मिलेगी। अगर आप बताएंगे ही नहीं, अगर आप अपना आंतरिक ज्ञान बाहर नहीं करेंगे दोस्तों, तो कैसे जो गलत होगा वो सही होगा दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा 118। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं दोस्तों। देखिए लिखा हुआ है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। इन तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आवर्त सारणी को समूहों और आवर्तों में विभाजित किया गया है। एक ही समूह के तत्वों में समान रासायनिक गुण होते हैं दोस्तों। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या तो नोट कर लें दोस्तों। आइए आपको आवर्त सारणी भी दिखा देते हैं दोस्तों, देख लीजिए। ये अपनी आवर्त सारणी है दोस्तों, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो गूगल पे आसानी से मिल जाएगा आप लोगों को दोस्तों। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों,
देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके माध्यम से स्वयं सेवकों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव गतिविधियों के लिए पंजीकृत किया जाता है दोस्तों। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है दोस्तों जिसके माध्यम से स्वयं सेवकों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव गतिविधियों के लिए पंजीकृत किया जाता है दोस्तों। माई भारत, यूथ कनेक्ट इंडिया, वॉलंटियर हब या नेशनल यूथ नेटवर्क। तो दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म है वो है माई भारत दोस्तों। क्या है? माई भारत दोस्तों प्लेटफॉर्म है। इस पे दोस्तों स्वयं सेवकों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के गतिविधियों के लिए पंजीकृत किया जाता है माई भारत प्लेटफॉर्म से दोस्तों। ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या लिखा है 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव गतिविधियों के लिए स्वयं सेवकों को माई भारत नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंजीकृत किया गया। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया दोस्तों। किसने किया? तो प्रधानमंत्री ने किया। कहाँ पे किया? महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है सत्य शोधक समाज 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में डैश द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था दोस्तों। किसके द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन है विनोबा भावे, धोंडो केशव कर्वे, ज्योतिराव फूले या पुरुषोत्तम काकोड़कर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 ज्योतिराव फूले दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का दोस्तों। आइए देखते हैं कुछ इसके बारे में दोस्तों। देख लीजिए ज्योतिराव फूले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान पर मुख्य ध्यान देते हुए संगठन का नेतृत्व किया। सत्यशोधक समाज एक समाज सुधारक संगठन था दोस्तों जो सक्रिय रूप से सामाजिक अधिकारों, न्याय और शिक्षा की वकालत करता था। क्या? सत्यशोधक समाज। तो इसकी स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फूले दोस्तों। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को ज्योतिराव फूले ने की थी दोस्तों। ये आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन है कैबिनेट सचिवालय, संसद, पीएमओ या भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा संसद। संसद भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। देख लीजिए मंत्री अधिनियम 1952 के वेतन और भत्ते मूल रूप से मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्तों से संबंधित है दोस्तों। कौन सा अधिनियम? मंत्री अधिनियम 1952 दोस्तों। इस अधिनियम के आधार पर ये वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं दोस्तों। किसको? भारत के प्रधानमंत्री को दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 हमारा कह रहा है ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर सिस्टम पीढ़ी के कंप्यूटरों में विकसित किए गए दोस्तों। प्रश्न कह रहा है ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर सिस्टम किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में विकसित किए गए थे? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो दोस्तों जो ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर थे वो मतलब विकसित किए गए थे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो दोस्तों ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर थे दोस्तों। जो पहली थे वो निर्वात पंप ट्यूब थे दोस्तों। क्या थे? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर निर्वात पंप ट्यूब थे। ये कब विकसित हुआ था? तो 1946 दोस्तों। नोट कर लीजिए 1946 से 1954 तक दोस्तों पहली पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी कब से कब तक? तो 1955 से 1964 तक दोस्तों ये दूसरी पीढ़ी जो ट्रांजिस्टर बेस्ड थी। और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से दोस्तों 1964 से 1977 तक दोस्तों। नोट कर लीजिए दोस्तों ये एकीकृत सर्किट दोस्तों प्रयुक्त कंप्यूटर थे दोस्तों। और चौथी पीढ़ी जो थी ये दोस्तों 1978 से वर्तमान दोस्तों 19 से 78
से वर्तमान तक दोस्तों, प्रेजेंट टाइम भी ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर दोस्तों चल रहे हैं दोस्तों। और इसमें जो यूज किया गया दोस्तों वो क्या था दोस्तों, तो VLSI या माइक्रो प्रोसेसर। क्या दोस्तों, VLSI या माइक्रो प्रोसेसर। एक और पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों, पांचवी दोस्तों, जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं दोस्तों वो ULSI या बायो चिप्स हैं दोस्तों, और ये वर्तमान और भविष्य में यूज किए जाएंगे दोस्तों। ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं दोस्तों, ये वर्तमान और भविष्य में दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ये देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस पर तो हम बता ही चुके हैं दोस्तों, फिर से बता देते हैं दोस्तों। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर निर्वात ट्यूब के बजाय ट्रांजिस्टर पर आधारित थे दोस्तों। किस पे, निर्वात ट्यूब के बजाय ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। और 1962 से 1965 दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे दोस्तों। यहाँ पे 55 होगा, 1955 दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों, भारत के गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों। लीजिए दोस्तों प्रश्न करंट का दोस्तों क्या कह रहा है, भारत में गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों। तो ऑप्शन 1 है जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 का। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का उत्तर हो जाएगा 2, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे दोस्तों भारत के में गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि दोस्तों आपसे पूछ ले कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों। आइए इसके बारे में दोस्तों जानते हैं दोस्तों, ये कौन थे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस प्रतिष्ठित वार्षिक कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले छठे फ्रांसीसी नेता थे दोस्तों। कितने, छठे फ्रांसीसी नेता थे 2024 की गणतंत्र दिवस के परेड समारोह में दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है नाबार्ड 1982 में अस्तित्व में आया, इसकी स्थापना कितनी प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी। जो हमारा नाबार्ड था दोस्तों, नाबार्ड जो था दोस्तों वह 1982 में अस्तित्व में आया, इसकी स्थापना कितनी प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी दोस्तों। ऑप्शन है 150 करोड़, ऑप्शन है 150 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा 100 करोड़। 100 करोड़ पूंजी के साथ दोस्तों नाबार्ड की स्थापना की गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न नंबर 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है एनीमोमीटर क्या मापता है। जो एनीमोमीटर है दोस्तों वो क्या मापता है। ऑप्शन है हवा की नमी, हवा की गति, समुद्र की गहराई या समुद्र तल से ऊंचाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हवा की गति। जो एनीमोमीटर है दोस्तों ये हवा की गति नापता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, एनीमोमीटर या हवा की गति को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक उपकरण है, जो एक सामान्य मौसम स्टेशन उपकरण है या किसी भी गैस के किसी भी रूप की गणना करता है दोस्तों। कौन, एनीमोमीटर ये हवा की गति मापता है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर धर्मचक्र परिवर्तन नामक बौद्ध कार्यक्रम हुआ था दोस्तों। लुम्बिनी में, कुशीनगर में, बोध गया में या सारनाथ में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे धर्मचक्र परिवर्तन का कार्यक्रम हुआ था, बौद्ध कार्यक्रम दोस्तों वो हुआ था कहाँ पे, सारनाथ पे। यहीं पे बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश भी दिया था दोस्तों। प्रश्न में पूछता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था दोस्तों। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। लुम्बिनी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में स्थित है दोस्तों। और ये बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों। और जो कुशीनगर है दोस्तों, कुशीनगर में दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे परिनिर्वाण कहा जाता है दोस्तों। और
ये उत्तर प्रदेश में स्थित है क्या? कुशीनगर दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों कह रहा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? प्रश्न है कह रहा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? बीवीएस लक्ष्मण ने, युवराज सिंह ने, कपिल देव ने या सचिन तेंदुलकर ने? तो दोस्तों जो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों, वो है कपिल देव की। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए जान लेते हैं दोस्तों कपिल देव के बारे में दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देख लीजिए क्या कह रहा है। कपिल देव एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर है दोस्तों। उपनाम इनका हरियाणा हेरी केन था दोस्तों। भारतीय क्रिकेट के सबसे महान और सबसे पसंदीदा ऑलराउंडरों में से एक दोस्तों। उन्होंने 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को आगे बढ़कर नेतृत्व किया। वह 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी थे दोस्तों। उन्होंने 2008 में भारतीय प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में नामांकन कराया। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी कपिल देव की आत्मकथा है। पूरी किताब में कपिल देव के जीवन की अनेक घटनाओं की चर्चा की गई है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों प्रश्न कह रहा है गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए, पंजाब, गुजरात, झारखंड, बिहार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा पंजाब। पंजाब का जो गिद्दा और भांगड़ा भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं दोस्तों। कहाँ के? गिद्दा और भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? तो ये पंजाब का है दोस्तों। पंजाब के दोस्तों और लोक नृत्य हैं दोस्तों, जो आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं दोस्तों, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। हम लिख रहे हैं दोस्तों, सुनते रहना, क्योंकि उस पर सही से लिख जाए या न लिख जाए तो आप लोग देखते रहना दोस्तों। देखिए एक धूमल है दोस्तों, कहाँ का? पंजाब का लोक नृत्य कौन सा? धूमल है। डफ है दोस्तों, क्या है? धूमल है, डफ है, धमान है दोस्तों, क्या है? धमान है वहाँ का लोक नृत्य दोस्तों। जूली है, धनकरा है, सम्मी है, किकली है, जागो है, तीजन है, बागा है। कौन से हैं? तीजन भी है दोस्तों और बागा भी है दोस्तों, और झूमर नृत्य भी दोस्तों वहाँ का है, और धनकरा नृत्य भी है, गिद्दा है, किकली है, और भांगड़ा वहाँ का कहाँ का है दोस्तों? ये इतना पंजाब के दोस्तों। और आइए अब देखते हैं दोस्तों कहाँ के? गुजरात के। गुजरात का भी देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन में है गुजरात, तो गुजरात का भी देख लेते हैं कौन कौन से लोक नृत्य हैं वहाँ के। जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों उसको मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए गुजरात के दोस्तों गरबा, पहला गरबा नोट करिए, गरबा लोक नृत्य। गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है? गरबा। डांडिया दोस्तों, डांडिया, गरबा, डांडिया नृत्य लोक नृत्य वहाँ का है दोस्तों गुजरात का। एक है दोस्तों टिप्पणी, क्या है? टिप्पणी दोस्तों कौन सा है? टिप्पणी भी है दोस्तों कहाँ का? गुजरात का लोक नृत्य। और दोस्तों रासलीला भी है, कहाँ का? रासलीला भी कहाँ का दोस्तों? तो आप लोग बोलेंगे दोस्तों सर गुजरात का। कहाँ का दोस्तों? रासलीला भी कहाँ का है दोस्तों? रासलीला दोस्तों, रासलीला जो है वो भी गुजरात का है दोस्तों। और है दोस्तों पनिहारी भाभी दोस्तों, ये गुजरात के हैं दोस्तों। आइए और देखते हैं दोस्तों झारखंड। अब आ रहा है अपना झारखंड दोस्तों। झारखंड के देख बताते हैं आप लोगों को कौन कौन से लोक नृत्य हैं दोस्तों झारखंड के। तो झारखंड जो है दोस्तों, झारखंड का दोस्तों लोक नृत्य है फगुआ। कौन सा? झारखंड का लोक नृत्य है फगुआ, मुंडारी। कौन सा दोस्तों? फगुआ है, मुंडारी है दोस्तों, मुंडारी। और कौन सा है? सरहुल है दोस्तों, सरहुल लोक नृत्य है दोस्तों। और कौन सा है? बाराव है दोस्तों, बाराव है। और कौन सा है? घोड़ा नाच है दोस्तों, एक घोड़ा नाच है दोस्तों, घोड़ा नाच दोस्तों। ये कहाँ के दोस्तों? ये सब झारखंड के लोक नृत्य हैं दोस्तों, इसको आप लोग याद करना है दोस्तों। एक पूछता संथाली, संथाली और मर्दानी दोस्तों, ये भी झारखंड के लोक नृत्य हैं दोस्तों। और एक पाइका है दोस्तों, पाइका भी है। और एक छऊ है दोस्तों, छऊ,
छऊ नृत्य है दोस्तों, छऊ, ये आपके पेपर में जरूर छपेगा दोस्तों। छऊ नृत्य जो है ये भी कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, तो ये है झारखंड का दोस्तों। ये थे झारखंड के दोस्तों। अब मैं आपको बिहार के भी बता दे रहा हूँ दोस्तों। बिहार के भी लोक नृत्य देख लीजिए दोस्तों। बिहार में दोस्तों जाट जाटिन नृत्य ये पेपर में पूछता है दोस्तों। कौन सा? जाट जाटिन लोक नृत्य जो है ये कहाँ का है? ये बिहार का है दोस्तों। जाट जाटिन हो गया दोस्तों। पावरिया हो गया दोस्तों। क्या? पावरिया नृत्य हो गया, ये कहाँ का है दोस्तों? ये भी आपका बिहार का है दोस्तों। पावरिया हो गया। विदेशिया हो गया दोस्तों। विदेशिया भी हो गया, ये कहाँ का है? ये भी आपके बिहार का है दोस्तों, विदेशिया। एक है पाइका, जुमरी, फगुआ, डोमकच, झिझिया, जोगिया, धोबिया, कर्मा, छऊ, ये भी कहाँ के हैं दोस्तों? ये सब बिहार के हैं दोस्तों। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है दोस्तों? हमारी आर्द्र भूमियों की हमारी रक्षा, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही, आर्द्र भूमि पुनर्स्थापन या आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। तो दोस्तों जो आर्द्र भूमि दिवस जो 2024 का है उसका विषय है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है, आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, 2 फरवरी। कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 फरवरी को ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और इस बार आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या था दोस्तों? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न नंबर 17 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला दोस्तों। लिखा है विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है दोस्तों। कब? 2 फरवरी 1971 से दोस्तों ये मनाया जाने लगा है दोस्तों। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल डॉक यार्ड की उपस्थिति का प्रमाण दर्शाता है? कौन सा हड़प्पा स्थल डॉक यार्ड की उपस्थिति का प्रमाण दर्शाता है दोस्तों? लोथल, कालीबंगा, रोपड़ या बनवाली। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? लोथल। जो लोथल है दोस्तों वहाँ पे डॉक यार्ड की उपस्थिति का प्रमाण दर्शाता है दोस्तों। कौन सा हड़प्पा स्थल? वो है लोथल। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 19 दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एनएसओ द्वारा एकत्रित गरीबी पर आंकड़ों का प्रचार प्रसार करता है? एनएसओ द्वारा एकत्रित गरीबी पर आंकड़ों का प्रचार करता है, कौन करता है दोस्तों? तो आर्थिक सर्वेक्षण, भारतीय रिजर्व बैंक, आर्थिक सलाहकार परिषद या नीति आयोग। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग जो है दोस्तों, नीति आयोग। क्या? ऑप्शन नंबर 4 इसका नीति आयोग। नीति आयोग जो है दोस्तों वो एनएसओ द्वारा गरीबी पर आंकड़ों पर प्रचार करता है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दोस्तों क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 20 दोस्तों कह रहा है कौन सा कोशिका का घटक कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिका की गतिविधि और वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है दोस्तों। प्रश्न है कौन सा कोशिका का घटक कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिका की गतिविधि और वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है तारकाकाय, केंद्रक, कोशिका द्रव, काल्जिकाय। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा केंद्रक। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का दोस्तों। केंद्रक कोशिका विभाजन में मदद करता है दोस्तों। जो केंद्रक है दोस्तों कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिका की गतिविधि और वंशानुगत वर्णों को नियंत्रित करती है दोस्तों। कौन सा? केंद्रक दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन दोस्तों है? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है?
प्रश्न नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 जीती थी? कौन सा विश्वविद्यालय था जिन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद दोस्तों ट्रॉफी 2023 में जीती थी? दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर दोस्तों, लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय पंजाब, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय चंडीगढ़। तो दोस्तों कौन सा विश्वविद्यालय था जिसने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीती थी दोस्तों? तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की ट्रॉफी 2023 में जीती थी दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 दोस्तों। और महत्वपूर्ण दोस्तों एक बात और जान लीजिए, प्रश्न में नहीं पिछले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। मौलाना अब्दुल कलाम को जान लेते हैं दोस्तों। जो ये मौलाना अबुल कलाम थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे दोस्तों, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे दोस्तों। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे दोस्तों कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद दोस्तों। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा जरूर दोस्तों। मौलाना अबुल कलाम भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संघ के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं दोस्तों? भारतीय संघ के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन है 4, 6, 5, 3। तो दोस्तों जो भारतीय संघ के राज्य हैं दोस्तों वो हमारे हैं 5। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 राज्य हैं दोस्तों जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है तुर्काने चहलगनी या चालीसा नामक 40 रईसों के समूह का गठन किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। रजिया सुल्तान जो थी ये पहली महिला शासिका थी दोस्तों, ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। रजिया सुल्तान भारत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर दोस्तों 1336 से लेकर नहीं 1336 नहीं दोस्तों 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था दोस्तों। और ये किसकी दोस्तों? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी दोस्तों। कौन? रजिया सुल्तान दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर देख लेते हैं इनके बारे में दोस्तों। शमसुद्दीन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक इन्होंने अपना शासनकाल किया था दोस्तों। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इसने 1211 ईस्वी में आराम बख्श खत्म करने के बाद दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया था दोस्तों। इसे गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने दिल्ली सल्तनत को गजनी के शासकों द्वारा आत्महत्या के दावे से मुक्त कर दिया था और इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था दोस्तों। किसने? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24 देखिए कह रहा है अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकार में विभाजित किया गया था दोस्तों? अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकार में विभाजित किया गया था? 1 नहीं 2, 4, 6, 8। तो दोस्तों ये विभाजित किया गया था 4 दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 प्रकारों में विभाजित किया गया था दोस्तों। देखिए मुगल बादशाह अकबर ने राजा टोडरमल, कौन से दोस्तों? राजा टोडरमल की मदद से भू राजस्व प्रशासन में कुछ प्रयोग किए। अकबर की भू राजस्व प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहा जाता था। क्या? जब्ती प्रणाली कहा जाता था दोस्तों इसे। अकबर के शासनकाल के दौरान सभी कृषि भूमि को 4 प्रभागों में वर्गीकृत किया गया था। पोलज, परती, चाचर और बंजर। ये थे दोस्तों उसके 4 प्रकार दोस्तों, पोलज, परती, चाचर और बंजर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 दोस्तों कह रहा है। प्रश्न नंबर 25 के निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत वस्तु उद्योग है दोस्तों? औजारों का निर्माण, संयंत्रों एवं मशीनरी का विनिर्माण, टेलीविजन का निर्माण और रंगों का निर्माण दोस्तों। रंगों का निर्माण दोस्तों। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत वस्तु उद्योग है दोस्तों? तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर हो जाएगा संयंत्रों एवं मशीनरी का विनिर्माण। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयंत्रों एवं मशीनरी का विनिर्माण इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों
पूंजीगत वस्तु उद्योग उन वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनका उपयोग अन्य उद्योगों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है दोस्तों। पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरणों में मशीनरी, उपकरण, वाहन और औद्योगिक संयंत्र और भवन शामिल है दोस्तों। पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण में कौन से? मशीनरी, उपकरण, वाहन और औद्योगिक संयंत्र और भवन भी शामिल है किसमें? पूंजीगत वस्तुओं में दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 दोस्तों क्या कह रहा है? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार के समान होता है। वस्तु की स्थिति होनी चाहिए फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच या वक्रता केंद्र से दूर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। कहाँ पे? वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 दोस्तों क्या कह रहा है? तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों आपको एक प्रश्न का उत्तर यहीं पे मिल जाएगा दोस्तों। प्रश्न में ही 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था किसको? रामप्पा मंदिर को दोस्तों, जो तेलंगाना राज्य के पालमपेट के गांव में स्थित है दोस्तों। एक उत्तर आपको, एक प्रश्न दोस्तों आपको प्रश्न से ही मिल गया दोस्तों। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप प्रश्न पूछे दोस्तों रामप्पा मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया तो वो था 2021 में दोस्तों। और किसके शासनकाल के दौरान दोस्तों इसका निर्माण किया गया था? तो मुसुनुरी, बहमनी, विजयनगर, ये काकतीय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा काकतीय। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, रामप्पा मंदिर मुलुगु जिले के वेंकटपुर मंडल के पालमपेट गांव में स्थित है दोस्तों। रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के तेलंगाना में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थित स्थल है दोस्तों। 2021 में से दोस्तों घोषित किया गया दोस्तों। आइए इसका निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय शासक गणपति देव 1199 से दोस्तों 1262 के सेनापति रेचरला रुद्र द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। किसमें? 1213 ईस्वी में। इनका शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों? तो 1199 से लेकर 1262 ईस्वी तक दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 दोस्तों क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 28 कह रहा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, अरुंधति राय, अरविंद अडिग, किरण देसाई। तो दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के उपन्यास के लेखक है अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 दोस्तों क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 29 कह रहा है पश्तो भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में बोली जाती है? पश्तो भाषा दोस्तों भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में बोली जाती है? ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और म्यांमार। तो दोस्तों जो पश्तो भाषा है वो भारत के अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बोली जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 का दोस्तों पश्तो भाषा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बोली जाती है, जो भारत के पड़ोसी देश में बोली जाती है दोस्तों। आइए देखते हैं इसके बारे में दोस्तों। पश्तो एक ईरानी भाषा है जो मुख्य रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बोली जाती है। यह दारी के साथ अफगानिस्तान की 2 आधिकारिक भाषाओं के में से एक है दोस्तों। पश्तो दुनिया भर के अन्य देशों में पश्तून प्रवासियों द्वारा भी बोली जाती है। किन प्रवासियों द्वारा? पश्तून प्रवासियों द्वारा भी ये पश्तो बोली जाती है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 दोस्तों कह रहा है तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा डैश के मियाँ कादर बख्श द्वारा प्रशिक्षित संगीतकार थे दोस्तों। कौन सा घराना था दोस्तों? दिल्ली घराना था, फर्रुखाबाद घराना था, पंजाब घराना था या लखनऊ घराना था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? जो तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के डैश के मियाँ कादर बख्श द्वारा प्रशिक्षित संगीतकार थे। तो पंजाब घराने के मियाँ कादर बख्श द्वारा प्रशिक्षित संगीतकार थे कौन? उस्ताद अल्लाह रखा दोस्तों। आइए
आज के इतने ही प्रश्न थे दोस्तों, प्रश्न 30 थे जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें दोस्तों। हम आपको दोस्तों सोमवार या मंगलवार से दोस्तों आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट दोपहर 12 बजे आपको जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 दोस्तों आपको मिलेगी दोस्तों। बस 1-2 दिनों की बात है दोस्तों, जिससे आप लोगों को प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी की दोस्तों मैथ की क्लास सुबह चलती है, और दोस्तों इसी चैनल पर दोस्तों शाम को एसएससी जीडी की भी क्लास चलती है शाम 9 बजे दोस्तों, और सुबह 9 बजे क्लास चलती है दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी, और दोस्तों यूपीएसआई की मैथ भी पढ़ाई जाती है हमारे चैनल पे दोस्तों। जितने लोग दोस्तों हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, सभी लोग हमारे ऑफिशियल स्टडी अड्डा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिससे दोस्तों आपको कोई भी जानकारी अगर हम लोग डालते हैं तो वो आप लोगों तक दोस्तों पहुंच जाए दोस्तों टेलीग्राम चैनल से। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल भी बना है दोस्तों, और व्हाट्सअप चैनल भी है दोस्तों, इसी के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं दोस्तों। अगर सर्च करने में कोई दिक्कत है दोस्तों तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दोस्तों वहां से लिंक है दोस्तों, आप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।